दोस्तों नमस्कार। मैं बीके सैनी आधार कोचिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपनी जो ये क्लास है, कंप्यूटर की जो क्लास है, ये व्याख्यात्मक क्लास है। यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूब जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपके और प्रत्येक डे अपन वन बाय वन क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे और क्वेश्चन की व्याख्यात्मक अपन परिचर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये अपन ने टॉपिक वाइज बनाए हैं, कंप्यूटर के परिचय से अपन ने ये क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो किसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो बात करिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक गलत विकल्प है, यानी कि इनकरेक्ट ग्रुप कौन सा है, कौन सा एक सही नहीं है। अब एक साइड तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट दे रखे हैं, इक्विपमेंट दे रखे हैं जो कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित है। और दूसरी साइड इनके डिजाइनर यानी कि इन्वेंटर आविष्कारक कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। यानी कि एक साइड तो डिवाइसेस दे रखे हैं, कंपोनेंट्स दे रखे हैं कंप्यूटर के, और दूसरी साइड उनके क्या दे रखे हैं दोस्तों, इन्वेंटर्स के यानी कि आविष्कारक या निर्माता के नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के सामने दे रखा है जॉन एम्ब्रोस, और ये कौन सी जनरेशन में ये डेवलप हुआ था, ये यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन। दूसरा है ट्रांजिस्टर, इसके सामने दे रखा है जॉन बार्दिन एंड विलियम सॉकले, और ये कौन सी जनरेशन से संबंधित है दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन से संबंधित है ट्रांजिस्टर। तीसरा है आईसी, आईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे अपन बताएं तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ये सारे आईसी के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आईसी, इसके सामने दे रखा है जैक किल्बी, और ये थर्ड जनरेशन दे रखा है। चौथा है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर के सामने दे रखा है डेनिस रिची, और इसके सामने दे रखा है फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इनमें से यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट ग्रुप कौन सा है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेनिस रिची, यहाँ पे क्या बोला गया, डेनिस रिची, डेनिस रिची ने नहीं बनाया था इसको, डेनिस रिची ने माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर को तो बनाने वाला कौन था, यहाँ पे अपन बात करें टेड हुफ, टेड हुफ नाम एक व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, इसके द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। यदि अपन डेनिस रिची की बात करें, यदि अपन डेनिस रिची की बात करें दोस्तों, तो डेनिस रिची ने कंप्यूटर में क्या बनाया है, इसने सी लैंग्वेज बनाई है। क्या बनाई है, सी लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को 1972 में बनाया था इसने, 1972 में डिजाइन किया था। डेनिस रिची के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाया गया दोस्तों, डेनिस रिची के द्वारा क्या बनाया गया है, सी लैंग्वेज। और सी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे किस लैंग्वेज के थ्रू बने हैं दोस्तों, ये सी लैंग्वेज के थ्रू बने हैं। और ये कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको माना गया है। इसका निर्माण कब होता है दोस्तों, 1972 में, और इसको बनाने वाला व्यक्ति डेनिस रिची है। जबकि यहाँ पे क्या लिख दिया कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का जो इन्वेंटर है वो कौन है, डेनिस रिची। तो यहाँ पे डेनिस रिची गलत होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाले व्यक्तित्व कौन है, टेड हुफ है। बाकी वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, जॉन एम्ब्रोस नाम के व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया था। वीडियो के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को जॉन बार्दिन एंड विलियम सोकले नामक साइंटिस्ट के द्वारा सेकंड जनरेशन में इसका यूज हुआ था। आईसी को बनाने वाले व्यक्ति जैक किल्बी है, और इसका थर्ड जनरेशन में क्या होता है दोस्तों, यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। ये गलत है, गलत क्यों है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था दोस्तों। ये कंप्यूटर की जनरेशंस में यूज होने वाले हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो कंप्यूटर की जनरेशन में कंप्यूटर के साथ यूज हुए थे। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे किसके रिगार्डिंग पूछा गया दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें, पहला ऑप्शन आ रहा है 1 जनवरी, दूसरा आ रहा है 2 दिसंबर, तीसरा आ रहा है 15 अगस्त, चौथा आ रहा है 1 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब होता है कंप्यूटर मशीन क्या कार्य कर सकती है, क्या कार्य नहीं कर सकती है, ऐसा ज्ञान रखना, नॉलेज रखना, क्या कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है।
अब यहाँ पे अपन बात करें कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का? केरल राज्य है। केरल राज्य है। कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च स्थान पे कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। इसी कारण, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एक डिजिटल मशीन है, इसी कारण केरल को क्या बोला गया है? भारत का पहला डिजिटल राज्य, भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है इसको। तो आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, भारत का पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 दिसंबर। अब यहाँ पे अपन बात करें 11 मई का, और ध्यान रखना आप, 11 मई, 11 मई जो है दोस्तों, 11 मई को मनाया जाता है तकनीकी दिवस, तकनीकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर, 11 मई को क्या मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि तकनीकी दिवस जब मनाया जाता है, इसी दिन 11 मई को ही क्या मनाया जाता है? आईटी डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? आईटी डे, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी दिवस। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी दिवस या आईटी डे कब मनाया जाता है भारत में? तो 11 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें 1 जुलाई को, आपको पता ही है जीएसटी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे अपन 15 अगस्त 1995 में भारत में क्या आया? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट आया। भारत में इंटरनेट, तो भारत में इंटरनेट कब आ रहा है दोस्तों? 15 अगस्त 1995 को आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस की यहाँ पे व्याख्या कर दी है। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों? कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की रीढ़। कंप्यूटर की रीढ़, कंप्यूटर की रीढ़ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पीसीबी, दूसरा एसएमपीएस, तीसरा रैम, चौथा इंटरनेट और पांचवा रोम। तो आपके सामने 5 विकल्प है। पहला विकल्प पीसीबी है, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना। और इसे ही अपन क्या बोल देते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी यही होता है, जो एक सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सारे इक्विपमेंट आईसी और ट्रांजिस्टर के रूप में लगे रहते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई है, इस ये कंप्यूटर का एक इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसके द्वारा पूरे कंप्यूटर को वायर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। रैम, तो ये कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है ये, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी है। दोस्तों ये कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी भी है। कंप्यूटर की कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी भी है, वोलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों इंटरनेट, तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल या अपन यूं बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरनेशनल या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको कंप्यूटर की माना गया है। तो यहाँ पे इनके फुल फॉर्म मैंने लिखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोस्तों कंप्यूटर का जो रीड है वो किसके कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पीसीबी होगा, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसे मदरबोर्ड भी अपन बोलते हैं। इस मदरबोर्ड को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? अपन बैकबोन या रीड बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। और डेटा को प्रोसेस करने से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो ट्रांजिस्टर और आईसी के रूप में कहां पर मौजूद रहते हैं?
इस पे मदरबोर्ड या पीसीबी पर मौजूद रहते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य करवाने में ये सहायता कर रहा है, इसी कारण कंप्यूटर की रीड इसको बोलते हैं। एसएमपीएस जो है दोस्तों, एसएमपीएस, ये जो एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कंप्यूटर का ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कंप्यूटर का ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर वायर कनेक्शन देता है, उसी टाइप से पूरे कंप्यूटर को वायर कनेक्शन कौन देता है, एसएमपीएस देता है। रैम जो है दोस्तों, इसको अपन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इंटरनेट जो है, इंटरनेट की अपन बात करें तो दोस्तों, इंटरनेट को अपन क्या बोलते हैं, तो इंटरनेट के बारे में अपन बताएं तो दोस्तों, इंटरनेट जो है, इंटरनेट यानी कि जो इंटरनेट की अपन बात करें, इंटरनेट की बात करें दोस्तों यहाँ पे अपन, तो इंटरनेट को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का या सूचना राजपथ बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोलते हैं। इंटरनेट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेट की अपन बात करें तो इंटरनेट जो है वो सूचना राजपथ के नाम से कहलाता है। इंटरनेट इंटरनेट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सूचना राजपथ भी बोलते हैं, सूचना राजपथ। इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, पीसीबी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कंप्यूटर की विशेषताओं के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये बोला गया कि कंप्यूटर, अब आगे ब्लैंक स्पेस दे रखा है, एक्यूरेसी के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा विकल्प क्या बोला गया है दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल पर कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कम्युनिकेशन के कार्य को सक्षम बनाने वाली एक मशीन है, कम्युनिकेशन का कार्य इसके द्वारा कर सकते हैं अपन। चौथा विकल्प है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में एक सक्षम मशीन है। पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताओं को अपन बताएं, तो कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अपन बात करें, कंप्यूटर की विशेषताएं, तो कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो दोस्तों एक तो स्पीड होती है, यानी कि कंप्यूटर काफी तेज गति से कार्य करने वाली मशीन होती है। कंप्यूटर ऑटोमेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑटोमेशन का मतलब हो गया कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर आईपीओ सिस्टम पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, इनपुट, पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, फिर इस इनपुट पे क्या होता है, प्रोसेसिंग का कार्य होता है, प्रोसेस होता है डेटा, इनपुट प्रोसेस होता है, फिर आपको कंप्यूटर से क्या मिलेगी दोस्तों, सूचनाएं मिलेगी, जिसको अपन आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, यूजर कंप्यूटर को कमांड देगा, डेटा देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट। फिर उस इनपुट पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर रिजल्ट बनता है। तो यूजर का रोल यहाँ तक होता है, आगे का कार्य कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है, इसे ही ऑटोमेशन बोला गया। तो तीसरा जो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे बोला गया एक्यूरेसी के प्रिंसिपल पे कार्य करने वाली मशीन है। अब कंप्यूटर में जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो कंप्यूटर से जो अपने को प्राप्त होने वाली सूचना है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त होती है अपने को। एक्यूरेसी के सिद्धांत पे कार्य करता है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो होती है वो बिल्कुल सही होती है, उन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि या एरर नहीं पाई जाती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्यूरेसी का सिद्धांत बोलते हैं। फिर बोला गया कम्युनिकेशन के कार्य पे कम्युनिकेशन के कार्य में सक्षम मशीन है। तो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं अपन, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसके लिए आपको कौन सा कार्य, किसकी स्थापना करनी पड़ेगी, कंप्यूटर नेटवर्क की, किसकी, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का जुड़ा और रूप ही क्या कहलाता है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क। डाटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में सक्षम मशीन है, पहले इनपुट देंगे, फिर डेटा प्रोसेस होगा, फिर रिजल्ट बनेगा, फिर इस रिजल्ट को अपन कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो कंप्यूटर आईपीओएस पर कार्य करता है, यानी कि इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, डेटा आउटपुट बनेगा और स्टोर भी होगा। भविष्य में पुनः प्राप्ति के उद्देश्य से अपन कंप्यूटर में सूचनाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, फाइलों की संरचना के रूप में। किस संरचना के रूप में दोस्तों, फाइलों की संरचना के रूप में। ऐसी क्षमता कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कंप्यूटर की जो विशेषताएं है उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आपको सही ऑप्शन बताना है वो कौन सा होगा, सभी, यानी कि ये सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है। कंप्यूटर की और विशेषताएं कौन सी होती है, तो वर्सेटिलिटी, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर यूज होता है, वर्सेटिलिटी होती है। इसके अलावा अपन कंप्यूटर की और विशेषताएं बताएं,
तो कंप्यूटर की और विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे अपन बताएं तो कंप्यूटर कंप्यूटर हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर में, हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा मेमोरी होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। कंप्यूटर प्राइवेसी, गोपनीयता के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्राइवेसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन पे करता है, यानी कि संचार का कार्य भी कंप्यूटर करता है। तो ये सारा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये कंप्यूटर की विशेषताओं के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, और इन सेंटेंस में आपको केवल कैसा सेंटेंस बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन कौन सा है, सही कथन आपको बताना है। अब पहला पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला गया है यहाँ पर, पहले स्टेटमेंट में, तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, यानी कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। विश्व स्तर पे सुपर कंप्यूटर का जनक सिमुर करे, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर। तो आपको इसमें बताना है कि भाई भारत, ये सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर को अपन बताएं दोस्तों, तो कंप्यूटर को अपन कार्य क्षेत्र के आधार पर मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, 3। पहली कैटेगरी होती है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, दूसरी कैटेगरी होती है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 वर्ग होते हैं, पहला वर्ग होता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको अपन पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, पीसी। दूसरा वर्ग होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। तो सुपर कंप्यूटर की अपन बात करें, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की अपन बात करें दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर है, आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर, यानी कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर है। सबसे पावरफुल कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर होता है, कार्य क्षमता के आधार पर। ठीक है, इसकी कार्य गति को मापने की इकाई, तो कार्य गति को मापने की इकाई बताएं अपन यहाँ पर, कार्य गति को मापने की इकाई। तो सुपर कंप्यूटर की कार्य गति को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, फ्लॉप्स। कौन सी होती है, फ्लॉप्स। यानी कि फ्लॉप्स का अपन फुल फॉर्म यहाँ पे बताएं, तो फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बताए सुपर कंप्यूटर की, तो सर्वप्रथम बने थे, यानी कि निर्माण है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण है दोस्तों, वो विश्व में तो कब होता है, 1964 में। और भारत में निर्माण, तो भारत में निर्माण हुआ दोस्तों 1991 में, 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब देखो भारत में विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ना वो कौन सा था, तो कौन सा है दोस्तों, क्रेवन। अगर क्रेवन ऑप्शन में नहीं आता है, यदि क्रेवन ऑप्शन में नहीं आता है तो सीडीसी, सीडीसी 6600 को भी मान सकते हैं। और इन दोनों कंप्यूटर को, क्रेवन और इनको इनको बनाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, अमेरिका का एक व्यक्ति है सिमुर क्रे, सिमुर क्रे नाम के व्यक्ति ने इन दोनों सुपर कंप्यूटर को बनाया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 माना जाता है। यदि क्रे 1 विकल्प में नहीं होता है तो अपन सीडीसी 6600 को भी मान सकते हैं। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर है, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था, और इसका नाम क्या रखा गया था, परम 8000, फिर परम 10,000, फिर परम युवा, फिर परम पद्मार, ऐसे अलग अलग सुपर कंप्यूटर बने हैं। फिर विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर श्रीमुरकरे ने बनाया, बिल्कुल सही है, अभी अपन ने लिखा है। तो भारत विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला साइंटिस्ट, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर का निर्माता विश्व में किसको माना जाता है दोस्तों, तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का निर्माता सिमुरक्रे को माना जाता है। इसी प्रकार से भारत में सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, तो विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर नाम का व्यक्ति है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, दोनों सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, और ये भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। सुपर कंप्यूटर के बारे में ये सारे ऑप्शन सही है। अभी वर्तमान में अपन बात करें विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर,
वर्तमान में अपन बात करें तो विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, तेज गति का सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा है? तो फ्रंटियर है, अमेरिका का। किसका है? फ्रंटियर। और ये किसका है? यूएसए का, अमेरिका का है। भारत में सबसे तेज गति का, भारत में वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, तेज गति का सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर एरावत है। कौन सा है? एरावत। विश्व में तो सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? फ्रंटियर है, जो अमेरिका का है वर्तमान में। और इंडिया में वर्तमान में सबसे फास्टली वर्क करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत है। और ये इंडिया में वर्तमान में सबसे तेज गति का है। तो मैंने कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिखी है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्लास का बेनिफिट उठा सके। सभी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे वो कंप्यूटर टीचर से लेकर कांस्टेबल तक की एग्जाम हो, जहां पे कंप्यूटर को पूछा जाता है, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्कूल व्याख्याता हुआ, जैसे थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हुई, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया? नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें कंप्यूटर पीढ़ी। कंप्यूटर पीढ़ी दोस्तों यानी कि कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है, कंप्यूटर का जो विकास क्रम है दोस्तों, इसको इसको अलग अलग पार्ट में, यूनिट में डिवाइड किया गया है। और इसी को अपन कंप्यूटर की पीढ़ियां बोलते हैं। पहली पीढ़ी जो है दोस्तों वो 1945 से स्टार्ट होकर 1955 तक चलती है। दूसरी पीढ़ी 1955 से स्टार्ट होकर 1964-65 तक चलती है। तीसरी पीढ़ी 1965 से स्टार्ट होकर 75 तक चलती है। चौथी पीढ़ी 1975 से स्टार्ट होकर 89 तक चलती है। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अब तक चलती है। तो यहाँ पे आजकल अपन बात करें, वर्तमान में एआई आधारित कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं। और इससे एडवांस कंप्यूटर कौन से होंगे? तो अगली पीढ़ी जो स्टार्ट होगी उसके कंप्यूटर कौन से होंगे? तो नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, पीडीए कंप्यूटर, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या पीडीबी कंप्यूटर। तो यहाँ पे पीडीए जो होता है दोस्तों, इसको तो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल ही होता है। ये पीसी या मोबाइल होता है, पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल को अपन पीडीए बोल रहे हैं। और पीडीए का अपन फुल फॉर्म बताएं तो दोस्तों पीडीए शब्द का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। और पीडीपी की अपन बात करें तो दोस्तों पीडीपी मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी होती है, मिनी कंप्यूटर। पीडीपी किसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों? मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन से संबंधित है। कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? थर्ड जनरेशन। और ये यहाँ पे अपन बात करें तो ये मतलब फोर्थ जनरेशन से संबंधित है, फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर ये दो है, ये दो है दोस्तों, नैनो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। ये नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बोथ वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? अगली पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। अब यहाँ पे पीडीपी, पीडीपी का नाम अपन लिखना चाहिए, पीडीपी। तो पीडीपी का भी फुल फॉर्म होता है पीडीपी, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। पीडीपी शब्द का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। और ये मिनी कंप्यूटर की सीरीज है। कौन से कंप्यूटर की सीरीज है? ये मिनी कंप्यूटर की सीरीज है। तो यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर जाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों होंगे, नैनो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में किसकी बात करी गई है? निम्न में से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी से संबंधित अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी से संबंधित अवधारणा कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रोलॉग, एआई, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इंडियन सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करें प्रोलॉग, ये दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस भाषा के द्वारा रोबोट्स वगैरह से संबंधित प्रोग्रामिंग का कार्य किया जाता है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ये दोस्तों क्या होता है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय है ये, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय। तो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जो है उसको क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है। इसके द्वारा रोबोट बनाने की पढ़ाई की जाती है। सी लैंग्वेज कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बारे में पहले बताया था आपको। जावा ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों एआई का जो सिद्धांत है ये 1990 के बाद की चीज है, 90-91 के लगभग आया था। प्रोलॉग है दोस्तों, ये भी 1990-91 के लगभग का कॉन्सेप्ट है। सी लैंग्वेज है दोस्तों, ये 1972 में बनी थी, डेनिस रिच ने 1972 में बनाई थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेनिस रिच ने 1972 में बनाया था। जावा लैंग्वेज दोस्तों 1995 में बनी थी। जावा लैंग्वेज कब बनी थी, 1995। 1995 में जावा लैंग्वेज को जेम्स गोसलिन, जेम्स गोसलिन द्वारा बनाया गया, द्वारा बनाया गया। तो ये 1995 का कॉन्सेप्ट है। इंडियन सुपर कंप्यूटर 1991 में, 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी के द्वारा, सीडेक कंपनी जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, सीडेक कंपनी के द्वारा परम 8000 के नाम से बनाया गया, परम 8000 के नाम से। तो परम 8000 के नाम से बनाया गया। ये 1991 में बना है। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर कब बन रहा है, 1991 में। अब अपन बात करें 1975 से, 1975 से 1989 तक, 1975 से 1989 तक तो कौन सी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। और 1965 से 1975 तक कौन सी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, थर्ड जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी है। और 1989 से अब तक ये पांचवी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, पांचवी पीढ़ी है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 1990 पांचवी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया। 1990-91 ये भी किसका हो गया, पांचवी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया। 1972 ये तीसरी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया। 1995 ये पांचवी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1989 से पांचवी पीढ़ी स्टार्ट हो रही है ना। और 1991 ये भी कौन सी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी पांचवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी लैंग्वेज होगा। सी लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी का कॉन्सेप्ट है, सी लैंग्वेज थर्ड पीढ़ी का कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के कौन से शहर में सीडेक कंपनी का मुख्यालय स्थित है, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या जयपुर। तो सीडेक कंपनी, यहाँ पे अपन सीडेक के बारे में सूचनाएं लिखे दोस्तों, सीडेक, सीडेक। तो ये इसका इसका पूरा नाम अपन बताएं, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म अपन बताएं तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। इसका जो अपन बताएं, इसका जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। 1988 में संस्थापक, संस्थापक अपन बताएं इसकी स्थापना करने वाला तो विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। इसका जो दोस्तों अपन बताएं मुख्यालय, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र। और इसके बारे में अपन विशेष तथ्य बताएं, विशेष तथ्य इसके बारे में स्पेसिफिक फैक्ट बताएं तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, या भारत में सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली पहली कंपनी है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में पहली कंपनी, निर्माण में पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो सीडेक कंपनी है, पहली कंपनी। तो ये सीडेक के बारे में मैंने सारी सूचनाएं लिख दी है। तो सीडेक कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में सीडेक कंपनी का मुख्यालय है। ठीक है। तो यहाँ पर सीडेक जो है जिसके सूचनाएं अपन ने यहाँ पे लिख दी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है।
भारत में आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सीडेक है। पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और स्थापना 1988 में विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा की थी और 1991 में इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डिजाइन कर दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स फ्लिंट, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन मैकार्थी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की अपन बात करें मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की, वो कौन सी है? एआई, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय कौन सा है दोस्तों? एआई है। और इसके द्वारा रोबोट्स बनाने की स्टडी की जाती है। इसके स्टडी सेंटर भी देश में खोले गए हैं, बजट में भी इसका प्रावधान आया था, तो इंपोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे इसका जनक पूछा गया है। तो दोस्तों इस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है एआई का, वो कौन है दोस्तों? जॉन मैकार्थी है, जॉन मैकार्थी। अगर जॉन मैकार्थी नहीं आए तो एलन टूरिन भी दे सकता है, एलन टूरिन। जॉन मैकार्थी तथा एलन टूरिन, एलन टूरिन, इन दो नाम के व्यक्तियों के द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय एआई बनाए गए। चार्ल्स बेबेज तो कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में सहायता करने वाले, आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने वाले, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक मान देते हैं इनको। आधुनिक कंप्यूटर का जनक या निर्माता किसको मानते हैं अपन? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स फ्लिंट, आईबीएम कंपनी, आईबीएम कंपनी जो कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक सर्वोच्च कंपनी है, कंप्यूटर के निर्माण में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? आईबीएम कंपनी। तो आईबीएम कंपनी के संस्थापक, फाउंडर, निर्माता, यानी कि आईबीएम कंपनी के फाउंडर किसको माना गया दोस्तों? तो आईबीएम कंपनी का फाउंडर किसको माना गया है? चार्ल्स फ्लिंट को। 1911 में कंपनी स्थापित हुई। जॉन वॉन न्यूमैन, आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर की आधुनिक कंप्यूटर की आधुनिक कंप्यूटर की संरचना, आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल प्रस्तुत करने वाले हैं। आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल या आर्किटेक्चर देने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो जॉन वॉन न्यूमैन है। तो मैंने सबके बारे में लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि जॉन मैकार्थी। इनको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय जिसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उनका जनक माना गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल, आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो फ्रेड कोहेन, जॉन वॉन न्यूमैन, बजारने स्टुप्टस, टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर की संरचना देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल दिया था। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय का निर्माता किसे माना गया है? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान विषय का निर्माता किसको माना गया है? जॉन मैकार्थी तथा एलन टूरिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की स्ट्रक्चर दी थी कि मॉडर्न कंप्यूटर किस पे कार्य करेगा? आईपीओ। तो इनपुट यूनिट होनी चाहिए कंप्यूटर में। मॉडर्न कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? इनपुट यूनिट होनी चाहिए। इसके द्वारा कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिया जाएगा। डेटा प्रोसेस किससे होगा? तो प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। यानी कि इनका जो मॉडल था वो क्या था? पहले तो क्या होना चाहिए कंप्यूटर में? इनपुट यूनिट होनी चाहिए। इनपुट यूनिट बताई इन्होंने अपने आर्किटेक्चर या मॉडल में। फिर प्रोसेसिंग यूनिट बताई थी, क्योंकि डेटा प्रोसेस होगा तो किससे होगा? प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। फिर रिजल्ट मिलेगा तो कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए? आउटपुट यूनिट होनी चाहिए। फिर डेटा क्या होगा? स्टोर होगा, तो स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए। तो इन्होंने एक पेपर उठाया और पेपर पर आधुनिक कंप्यूटर की संरचना के मॉडल में ये इकाइयां बता दी। यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की यूनिट्स ये होनी चाहिए, कंप्यूटर की यूनिट्स ये होनी चाहिए जिससे कंप्यूटर की स्ट्रक्चर का निर्माण हो। तो ये आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। फ्रेड कोहेन, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस शब्द देने वाले हैं, कंप्यूटर वायरस शब्द देने वाले हैं। तो कंप्यूटर वायरस शब्द देने वाले व्यक्तित्व कौन है दोस्तों? फ्रेड कोहेन है। बजारने स्टुप्टस 1979 में इनके द्वारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर कौन है? बजारने स्टुप्टस है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989-90 में 1989-90 में इनके द्वारा एक तो डब्ल्यू 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 दिया गया,
WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट दिया गया, और एक कंप्यूटर की भाषा बनाई गई जिसका नाम था HTML। HTML कंप्यूटर भाषा बनाने वाले व्यक्ति भी कौन है, निर्माता भी कौन है इसका? HTML कंप्यूटर भाषा को बनाने वाले व्यक्तित्व कौन है दोस्तों, कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और HTML एक पहली प्रोग्रामिंग वो वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये संपूर्ण बातें मैंने इस क्वेश्चन की व्याख्यात्मक रूप में बता दी आपको। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड बी। क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन, इनके द्वारा आधुनिक कंप्यूटर की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, निम्न में से किसे कहा जाता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, PCB, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें CPU की यूनिट्स की, CPU की यूनिट्स, तो CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया ना, तो CPU की यूनिट्स कौन सी होती है? ALU, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, जिसमें अपन रजिस्टर को शामिल कर सकते हैं, रजिस्टर यानी कि मेमोरी भी इसका पार्ट होता है CPU का। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम बस, जो इनको जोड़ने वाले वायर्स होते हैं, धागे से भी पतले इनको जोड़ने वाले वायर्स होते हैं, वो इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU शब्द का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों, CPU का पार्ट होता है। कंप्यूटर में जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो इसी के द्वारा की जाती है। छोटे छोटे लॉजिक सर्किट के रूप में ये क्या होता है दोस्तों? इक्विपमेंट होता है। रजिस्ट कंट्रोल यूनिट, ये सभी इकाइयों के बीच में प्रबंधन और मैनेजमेंट का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर, कंप्यूटर में सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी, सबसे कंप्यूटर में सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी, कंप्यूटर में सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी, तेज गति की मेमोरी, फास्ट स्पीड की मेमोरी। तो कंप्यूटर में सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है। PCB बताई दिया आपको, मदरबोर्ड का अन्य नाम है, मदरबोर्ड का अन्य नाम, मदरबोर्ड का अन्य नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्योंकि CPU की जितने भी अन्य इकाइयां होती है, जैसे ALU हो गया, रजिस्टर हो गया, इनके बीच में ये क्या करता है? नियंत्रक का कार्य करता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी पहचान करके इन इकाइयों में भेजने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कि सारा मैनेजमेंट का कार्य CPU के द्वारा, किसके द्वारा? CPU के लिए किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट। इसी कारण इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर बोल दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय निम्न में से कौन से शहर में? न्यूयॉर्क USA, वॉशिंगटन USA, कैलिफोर्निया USA, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, कैलिफोर्निया USA है ना, ये विश्व की सिलिकॉन सिटी सर है, विश्व की सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी, विश्व की सिलिकॉन सिटी या IT सिटी कौन सा शहर है? कैलिफोर्निया है, अमेरिका में एक शहर है कैलिफोर्निया, इसको विश्व की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन सिटी, भारत की सिलिकॉन सिटी, तो भारत की सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं अपन? सिलिकॉन सिटी, तो भारत की सिलिकॉन सिटी या IT सिटी किसको बोलते हैं अपन? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। इसी टाइप से विश्व की किसको बोलते हैं अपन? कैलिफोर्निया को। न्यूयॉर्क में IBM कंपनी का मुख्यालय है, IBM कंपनी का मुख्यालय, IBM कंपनी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय है, वो वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां पे है दोस्तों? वॉशिंगटन शहर में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपन बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपन बात करें तो विश्व की सर्वोच्च सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी दोस्तों कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट।
1975 में 1975 में 1975 में बिल गेट्स द्वारा स्थापना हुई। बिल गेट्स द्वारा स्थापना हुई। 1975 में बिल गेट्स द्वारा इसकी स्थापना हुई और इसके वर्तमान सीईओ तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों? तो इसके वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है, जो भारतीय व्यक्ति है। सत्या नडेला। सत्या नडेला जो भारतीय व्यक्तित्व है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्यात्मक मैंने जो भी बातें वो बता दी है। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन हो जाएगा, अमेरिका का शहर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? एक इनपुट डिवाइस, एक पोर्ट, एक आउटपुट डिवाइस, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अपना कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है? अपना कंप्यूटर मशीनी भाषा या बाइनरी कोड के निर्देशों को डायरेक्ट समझ पाता है, जबकि यूजर असेंबली या अन्य भाषाओं में हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनाता है। तो इन सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है, इनमें बनाए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने के लिए दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, एक तो कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों। ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक होता है। भाषा अनुवादक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है यानी कि भाषा अनुवादक होता है। और इसका जो कार्य होता है, इसका जो अपन कार्य बताएं, तो हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन किए गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज या बिट के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर सकता है। एक पूरे प्रोग्राम को या प्रोग्राम के सभी निर्देशों को एक साथ प्रोग्राम के सभी निर्देशों को एक साथ ट्रांसलेट करता है। सभी निर्देशों को एक साथ ट्रांसलेट करता है। एक साथ ट्रांसलेट करता है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा के प्रोग्राम में बदलता है। एक प्रोग्राम में विभिन्न निर्देश होते हैं, तो सभी निर्देशों को एक ही टाइम में एक साथ क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है। जबकि इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को अनुवादित करता है, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं कर सकता है। एक एक करके वन बाय वन निर्देशों को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो भाषा अनुवादक है ये दोस्तों। और भाषा अनुवादक क्या होते हैं? कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी भाषा अनुवादक होते हैं वो सारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं होगा। पोर्ट तो कनेक्टर्स होते हैं जिनसे हार्डवेयर डिवाइसेस को अपन जोड़ते हैं कंप्यूटर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर को डेटा व निर्देश उपलब्ध कराने वाले हार्डवेयर उपकरणों को क्या कहते हैं? पीसीबी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एमएफडी या आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों कंप्यूटर को डेटा व निर्देश उपलब्ध कराने वाले जो डिवाइसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। अब अपन यहाँ पे इन इनपुट डिवाइसेस की बात करें साहब, इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस की अपन बात करें तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक के बाद में अपन बात करें लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड, स्टाइलस, स्कैनर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR बारकोड रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अलावा अपन बात करें वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों बायोमेट्रिक मशीन हो गई, माइक्रोफोन हो गया, इसके अलावा अपन बात करें SRS स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डाटा ग्लो, डिजिटाइजर टैबलेट। ये सारे मैंने इनपुट डिवाइस के नाम भी लिख दिए हैं।
तो जिन हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा अपन कंप्यूटर को निर्देश या डेटा उपलब्ध कराते हैं प्रोसेसिंग के पर्पज से, उनको दोस्तों क्या बोला गया है, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस बोला गया है। और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, लगभग यहाँ पे मैंने 15-16 एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैंकों में प्राथमिक रूप से, कहां पर, बैंकों में प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होने वाला इनपुट उपकरण इनमें से कौन सा है, कीबोर्ड, मॉनिटर, एमआईसीआर, माउस। तो देखो कीबोर्ड और माउस का भी यूज होता है, लेकिन प्राथमिक तौर पर, यानी कि प्राथमिक तौर पर बैंकों में यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है प्राथमिक तौर पर। तो दोस्तों प्राथमिक तौर पर किसका यूज किया जाता है, एमआईसीआर। यदि अपन एमआईसीआर की बात करें, यदि अपन एमआईसीआर की बात करें तो एमआईसीआर क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का कैसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि स्कैनर ही होता है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है इसका, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एमआईसीआर शब्द का पूरा नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और बैंक चेक, यानी कि बैंकों में बैंक चेक, बैंकों में बैंक चेक पर छपे हुए, पर प्रिंटेड एमआईसीआर कोड, एमआईसीआर कोड की पहचान करता है, की पहचान करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। इनपुट करता है। तो ये मैंने इसकी सारी बात लिख दी है, यानी कि बैंकों में जो बैंक चेक होता है उस पर एमआईसीआर कोड होता है, जिसपे बैंक चेक नंबर हुआ, ब्रांच का नाम हुआ, ये सारी चीजें अंकित रहती है, उनको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन अपन बताइए यहाँ पर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने बता दिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक स्कैनर ही होता है ये, एमआईसीआर का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगले क्वेश्चन पे अपन चले, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं नहीं बताना है आपको, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड रीडर, प्लॉटर, बीसीआर। तो दोस्तों प्लॉटर जो होता है ना, प्लॉटर, ये कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर का कैसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। किस टाइप का आउटपुट डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। कैसा होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। और इसका कार्य क्या होता है, प्रिंटर की तुलना में बड़े आकार में प्रिंटिंग करता है, प्रिंटर की तुलना में बड़े आकार, बड़े आकार तथा उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग का कार्य करता है, की प्रिंटिंग का कार्य करता है। जो बड़े बड़े बैनर्स है, पोस्टर्स है, होल्डिंग बोर्ड्स है, उनकी प्रिंटिंग के लिए अपन इसका यूज करेंगे। बीसीआर दोस्तों आपको पता ही है, बार कोड रीडर होता है, बार कोड रीडर। और ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिलिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। कीबोर्ड पर कीबोर्ड पर उपलब्ध F1 से F12 तक की बटनों को क्या कहा जाता है, फंक्शन की, फॉर्मूला की, फ्रैक्शनल की या फंडामेंटल की। तो दोस्तों कीबोर्ड पे अलग अलग प्रकार की बटनें होती हैं, जैसे अल्फाबेट कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, सिंबल कीज होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से F1 से F12 की बटनों को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज बोलते हैं। F1 से क्या होता है, F1 से अपन किसी कमांड की हेल्प ले सकते हैं। F2 से किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हैं, अपन नाम चेंज कर सकते हैं। F3 से क्या होता है, फाइल सर्च कर सकते हैं, फाइल सर्च कर सकते हैं। F4 जो होता है वो MS वर्ड में रीडू कमांड की शॉर्टकट की होती है। F5 जो है दोस्तों ये किसके लिए होती है, रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है। ऐसे प्रत्येक फंक्शन की क्या करेगी, विशेष कार्य करेगी। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल भी बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, फंक्शन की होगा। तो ये आज की क्लास में अपन ने 15-20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें अपन इन्हीं के आगे के और क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। व्याख्यात्मक रूप से क्वेश्चंस का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को आराम से तसल्ली से देखेंगे, इनका विश्लेषण करोगे, तो आपको काफी सी बातें सीखने को मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का यहाँ पे अपन ने संग्रहण किया है। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमें भी और काम करने के लिए क्या मिले, मोटिवेशन मिले। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।